नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वॉइस वोटिंग से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे 15th फाइनेंस कमीशन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और तीसरे नंबर पे इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस से संबंधित इस आर्टिकल में भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स 2-3 निकलते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट में वॉइस वोटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स की। आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन देखो, एक ऐसा प्रपोजल जो कि किसी मेंबर के द्वारा रेज किया गया है और जिस पर हाउस को डिसीजन लेना है। जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, मतलब राज्यसभा को डिसाइड करना है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। उसके लिए किसी मेंबर को प्रपोजल तो रेज करना पड़ेगा ना, वही है मोशन। इसे आप एक बाइनरी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। बाइनरी क्वेश्चन मतलब जिसका फैसला यस और नो में होना है, जिसे पार्लियामेंट में रेज किया गया है किसी मेंबर के द्वारा और जिस पर एमपीज को डिसीजन लेना है। आप देखो, पार्लियामेंट में जब किसी मोशन पर फैसला लेना हो तो 2 तरीकों से लिया जा सकता है। एक तो हो सकती है वॉइस वोटिंग और दूसरा हो सकता है होल्डिंग द डिवीजन। होल्डिंग द डिवीजन मतलब वोटिंग करवाना। पहले बात करते हैं वॉइस वोटिंग की। वॉइस वोटिंग में क्या होता है, जैसे फार्म बिल है, इसे राज्यसभा में पास किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो पूछेंगे आवाज लगा के मेंबर्स से कि कितने मेंबर्स इस बिल के पक्ष में हैं। मेंबर्स आई बोलेंगे, आई। फिर राज्यसभा चेयरमैन पूछेंगे कितने इस बिल के अगेंस्ट हैं, बाकी बोलेंगे नो। तो जिसकी ज्यादा आवाज आई, मतलब आई वालों की आवाज ज्यादा लाउड आई, तो चेयरमैन मान लेंगे कि बिल के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। अगर नो की आवाज ज्यादा लाउड आई तो फिर चेयरमैन मान लेंगे कि ज्यादा लोग बिल के अगेंस्ट हैं, इसलिए इसे पास नहीं किया जा सकता। यह होता है वॉइस वोटिंग में। अब देखो, ऑब्वियस एडवांटेज तो ये है कि ये वोटिंग जल्दी हो जाती है, यानी मोशन पर फैसला जल्दी हो जाता है। कितने 2 मिनट भी नहीं लगते। 1 मिनट में चेयरमैन पूछ लेते हैं कितने बिल के पक्ष में है, आए। कितने बिल के अगेंस्ट हैं, नो। तो चेयरमैन इसके बाद बोलते हैं नो वालों की संख्या ज्यादा है इसलिए बिल नहीं पास हो सकता। 1 मिनट का काम है। लेकिन दिक्कत देखो इसके साथ ये है, अब कुछ एमपी ऐसे हो सकते हैं ना जो जोर से आए बोल दें। अब क्या पता लगता है आवाज से, मतलब कैसे पता लगेगा? अब जब स्कूल में छोटे बच्चे कुछ ऐसे होते थे, आपको पता है, थोड़ा सा भी बोलते उनकी आवाज टीचर को सुन जाती थी। तो हो सकता है कि नो में ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा हो, ऐसे एमपीज़ की तादाद ज़्यादा हो जो धीरे से भी बोलें लेकिन ऐसा लगे कि 5 लोगों की आवाज़ आ रही है। तो इसलिए ये सही मेथड नहीं है। हालांकि बाद में भी डिसएडवांटेजेस आएंगे इस वोटिंग के, वॉइस वोटिंग के, लेकिन अभी फिलहाल दूसरे टाइप की बात करते हैं, होल्डिंग द डिवीजन। पहला टाइप क्या था, वॉइस वोटिंग, और दूसरा क्या है, होल्डिंग द डिवीजन। होल्डिंग द डिवीजन मतलब वोटिंग। अब वोटिंग भी 3 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहला टाइप क्या, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर। ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर में क्या होगा, हर एक एमपी की सीट पर एक डिवाइस लगा होगा जिसमें यस और नो का बटन होगा। तो एमपीज को यस और नो के बटन को दबाना है, उसके बाद स्क्रीन पर प्रॉपर डेटा आ जाएगा। फार्म बिल के पक्ष में कितने हैं, 150 हैं या फिर जितने भी हैं, और फार्म बिल के अगेंस्ट कितने हैं, समझ गए? प्रॉपर स्क्रीन पर डेटा दिख जाएगा। जैसे केबीसी में होता है। केबीसी में हालांकि परसेंटेज में नंबर्स आते हैं। दूसरे नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिंग आइज नो स्लिप्स इन द हाउस। इसमें देखो ऐसा होता है, किसी हाउस में, फॉर एग्जांपल राज्यसभा में, सभी मेंबर्स को पर्ची दी गई है, 2 पर्चियां दी गई हैं, 2 स्लिप्स दी गई हैं, जिसमें एक पर यस लिखा है यानी आई लिखा है, दूसरे पर नो लिखा है। सभी मेंबर्स को ये 2 पर्चियां दी गई हैं और हाउस में एक जगह पे बैलेट बॉक्स रख दिया गया है
उसके बाद एक एक मेंबर आएगा और अपनी मर्जी से यस वाली स्लिप या फिर नो वाली स्लिप इस बैलेट बॉक्स में डालता जाएगा। मतलब जो बिल के पक्ष में हैं वो यस वाली स्लिप डालेंगे, जो बिल के अगेंस्ट हैं वो बैलेट बॉक्स में नो वाली स्लिप डालेंगे। इस प्रकार से बाद में जब सभी मेंबर्स अपनी वोटिंग राइट का एक्सरसाइज कर लेंगे तो सभी स्लिप्स की गिनती कर ली जाएगी कि यस के पक्ष में कितनी स्लिप्स आई हैं और नो के पक्ष में कितनी पर्चियां आई हैं। ये दूसरा तरीका है होल्डिंग ए डिवीजन मेथड में। अब तीसरा मेथड है बाय मेंबर्स गोइंग इनटू लॉबीज। आजकल देखो ऐसा तो बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए चेयरमैन बैठे हैं तो बिल के पक्ष में जो मेंबर्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, लेफ्ट साइड, और बिल के अगेंस्ट जो मेंबर्स हैं वो राइट साइड आ जाएंगे। तो पूरा हाउस खाली हो जाएगा, लॉबी में आ जाएंगे मेंबर्स, चेयरमैन के एक साइड में पक्ष वाले मेंबर्स और दूसरी साइड में विपक्ष वाले मेंबर्स। तो चेयरमैन मोटा मोटा गिनती कर लेंगे और पता लगा लेंगे बिल के पक्ष में ज़्यादा हैं या फिर बिल के विपक्ष में ज़्यादा हैं। अगर देखो हम बात करें होल्डिंग ए डिवीजन मेथड का क्या एडवांटेज है, देखो एक तो एडवांटेज सीधा सीधा जो आपके दिमाग में आया होगा कि एग्जैक्टली पता लग जाएगा ना कि बिल के पक्ष में कितने हैं, बिल के अगेंस्ट कितने हैं। तो ऐसी कोई संभावना नहीं रहेगी कि हाँ मेजोरिटी नहीं थी फिर भी बिल को पास कर दिया गया। दूसरा, आपको भी तो पता रहेगा ना, मतलब देश की जनता को पता रहेगा कि उनका जो एमपी है उसने किसके बिल के पक्ष में वोट दिया है या फिर बिल के अगेंस्ट वोट दिया है। तो ये फायदे हैं होल्डिंग द डिवीजन मेथड के। चलो ये हमने थोड़े बेसिक्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हुआ क्या है, हाल ही में कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास हुआ। मंडे को पास हुआ था, 8 फरवरी को। बिल देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में तो पहले ही पास हो गया था जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, बट अपर हाउस में यानी विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल पास होने की संभावना कम थी क्योंकि मेजोरिटी थी कांग्रेस की प्लस जेडीएस की। हालांकि अभी इनका गठबंधन नहीं है, बट दोनों पार्टीज ने अलग अलग इस बिल को अपोज किया था। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बीजेपी के पास कर्नाटक में मेजोरिटी नहीं थी, बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन थे उन्होंने वॉइस वोट से बिल को पास करवा दिया। उन्होंने पूछा बिल के पक्ष में कितने हैं, आवाज आई आय, फिर पूछा बिल के अगेंस्ट कितने हैं, आवाज आई नो। तो उन्होंने बोल दिया कि यस की आवाज ज्यादा है इसलिए बिल को पास किया जाता है। तो राइटर कहते हैं बिल पास कैसे हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास मेजोरिटी है नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजोरिटी है कांग्रेस के पास और जेडीएस के पास मिलके, और दोनों ने अलग अलग इस बिल को अपोज किया है। तो कैसे ये बिल पास हो सकता है। रूल्स देखो वैसे हाउस के ये कहते हैं कोई भी मेंबर अगर डिमांड कर देता है कि मोशन के लिए होल्डिंग ए डिवीजन मेथड से प्रॉपर वोटिंग करवाई जाए कि कितने लोग बिल के पक्ष में है कितने लोग खिलाफ हैं, तो फिर चेयरमैन को उस बिल पर वोटिंग करवानी पड़ती है। लेकिन कर्नाटक की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओपोजिशन के द्वारा डिमांड किया गया था कि आप वोटिंग करवाइए होल्डिंग ए डिवीजन मेथड से, लेकिन चेयरमैन ने ऐसा नहीं किया। और हाल ही में फार्म बिल्स जो पास हुए राज्यसभा में उस समय भी ऐसी ही पिक्चर सामने आई। कुछ अपोजिशन के मेंबर्स ने डिमांड की थी कि होल्डिंग ए डिवीजन मेथड से वोटिंग करवाई जाए, लेकिन चेयरमैन ने नहीं करवाई। बाद में राज्यसभा के चेयरमैन ने ये आर्गुमेंट दिया कि राज्यसभा में हो हल्ला उस समय ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जो होल्डिंग ए डिवीजन मेथड से वोटिंग है वो नहीं करवाई जा सकी। कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये बोल रहे हैं खुले तौर पर कि अभी कर्नाटक के केस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी, और जब फार्म बिल्स राज्यसभा में पास हुए थे तो उस समय भी बीजेपी के पास इतने नंबर्स नहीं थे कि वो फार्म बिल में राज्यसभा में वो फार्म बिल्स पास हो पाते, इतने नंबर्स बीजेपी के पास नहीं थे, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। तो एक प्रकार से अपर हाउस को बाईपास किया गया है। देखो ये पहली बार नहीं है, राइटर कहते हैं इससे पहले भी कुछ बिल्स को मनी बिल के तौर पे पास किया गया। आपको पता है, अभी तक तो आप लक्ष्मीकांत आपने कई बार पढ़ दी होगी
कि मनी बिल को राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ लोकसभा में पास करवाने से काम चल जाता है। तो कुछ बिल्स कायदे से मनी बिल बनते नहीं हैं, लेकिन उनको भी एज ए मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया गया ताकि राज्यसभा से उनको ना पास करवाना पड़े। जैसे आधार बिल, लॉज रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन ऑफ फॉरेन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन मिला पॉलिटिकल पार्टीज को उसको वैलिडेट किया गया था। लीगल रेजिम्स रिलेटिंग टू ट्रिब्यूनल्स, कई सारे ट्रिब्यूनल्स को आपस में मर्ज कर दिया गया था, कईयों को खत्म कर दिया गया था। ये बिल भी एज ए मनी बिल पास किया गया, तो राज्यसभा में पास करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब बात की जाती है वॉइस वोटिंग के साथ इश्यूज क्या हैं। देखो, जब मेजोरिटी को लेके थोड़ा सा भी डाउट होना तब तो होल्डिंग ए डिवीजन मेथड से वोटिंग करवाना जरूरी है। उस समय तो वॉइस वोटिंग से काम नहीं चलाया जा सकता। तो जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं जिनको लेके विवाद होता है सरकार और विपक्ष के बीच और मेजोरिटी को लेके भी संशय होता है, उनको प्रोमिनेंस देना जरूरी है, उनकी वोटिंग करवाना जरूरी है होल्डिंग ए डिवीजन मेथड से। सरकार ये कहती है हमने फार्म लॉज को लेके मल्टीपल कंसल्टेशंस की, पिछले 20 सालों से कंसल्टेशंस चलती आ रही हैं वाजपेयी जी के समय से। उसके बाद यूपीए ने भी फार्म लॉज को लेके काफ़ी कंसल्टेशंस की, तो इसलिए लेजिस्लेशन को पास करवाना जरूरी था। देखो, ये एक अलग इशू है, जरूरी था या फिर नहीं था, बट एक्चुअल में अगर लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के बिना ही, मतलब राज्यसभा में मेजोरिटी के बिना ही अगर पास कर दिया गया है बिल को, तो ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ही अगेंस्ट है। ये देखो एक गलत पाथ भी सेट करता है। ये तो एक नया रास्ता है जिसको आने वाले समय में कई सरकारें ले सकती हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर कर्नाटक में ऐसा किया गया है, कल को किसी और पार्टी की सरकार आ सकती है, अभी भी कोई और पार्टी किसी और राज्य में ऐसा ही रास्ता अपना सकती है। यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट इशू निकल के आता है, गांधी जी वाला। कौन सा? एंड इंपॉर्टेंट है या फिर मीन्स इंपॉर्टेंट है। अब मैकियावेली ये बोलते हैं एंड इंपॉर्टेंट है, लॉ को पास करवाना जरूरी है, ये मैटर नहीं करता कि कहीं से भी कैसे भी वो पास करवाया जाए। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए वो क्या बोलते थे, वायलेंस की सहायता से अगर आज़ादी ली भी गई तो उस आज़ादी का क्या फ़ायदा, जब देश आज़ाद होगा तो नींव ही कमज़ोर हो जाएगी। ऐसी बातें गांधी जी बोलते थे। इसके बाद राइटर कहते हैं दोनों बिल्स के लिए पहले ऑर्डिनेंस आया, इतनी भी क्या इमरजेंसी थी, और बाद में जब पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल को पास करवाने की बारी आई तो उससे पहले लेजिस्लेटिव कमेटीज के पास भी बिल्स को नहीं भेजा गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मनी बिल के तौर पे बिल्स को पास करवाया गया, इसमें क्या इश्यूज हैं। इसको लेकर तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, अगर कोई बिल मनी बिल बनता नहीं है लेकिन फिर भी उसे मनी बिल के तौर पे पास करवाना, ये तो संविधान के साथ फ्रॉड, इससे कम और कुछ नहीं है। सीधा सीधा ये संविधान के साथ फ्रॉड है। अगर कोई बिल मनी बिल बनता नहीं है फिर भी उसे मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया जाता है, बेशक वो कानून अच्छा हो, लेकिन अगर मैकेनिज्म गलत है तो फिर उसे जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा ही प्रोसीजर अपनाते हो कि किसी बिल को मनी बिल के तौर पे पास करवा देते हो ताकि राज्यसभा में उसे पास करवाने की आवश्यकता ना पड़े, या फिर राज्यसभा में मेजोरिटी ना होने के बावजूद वॉइस वोट से आप बिल को पास करवा देते हो, तो ये तो एक प्रकार से आप बाय कैमरलिज्म को डीवैल्यू कर रहे हो। यानी हमारे देश में पार्लियामेंट में 2 हाउस का जो सिस्टम है, या फिर कई सारे स्टेट्स में भी 2 हाउस हैं, एक स्टेट असेंबली है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस बाय कैमरलिज्म के सिस्टम को ही आप डिसरेप्यूट कर रहे हो। अब इसके बाद देखो ये बोला जाता है, कुछ लोग तो वैसे ये बोलते हैं कि लोकसभा में जो लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनको डायरेक्टली जनता ने चुना है, वो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करते हैं, इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोकसभा में अगर कोई बिल पास हो जाए तो राज्यसभा को रुकावट क्रिएट करनी ही नहीं चाहिए। और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं कि लोकसभा में अच्छे अच्छे बिल पास हो गए लेकिन राज्यसभा ने रुकावट क्रिएट करी, इस वजह से वो बिल पास नहीं हो पाए। जैसे देखो, इमरजेंसी जब हटी तो जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, 1977 में,
तो इमरजेंसी के दौरान 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था, जिसे जनता पार्टी रिपील करना चाहती थी। सरकार चेंज हो गई ना 1977 में, तो नई सरकार इमरजेंसी के दौरान के 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेंज करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी हटने के बावजूद राज्यसभा में मेजोरिटी किसकी थी? कांग्रेस की थी। इसलिए जनता पार्टी चाहते हुए भी इमरजेंसी के दौरान किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिपील नहीं कर सकी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, राजीव गांधी की गवर्नमेंट 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई थी पंचायती राज लाने के लिए। लोकसभा में यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में नैरोली डिफीट हो गया, मतलब थोड़े ही मार्जिन से डिफीट हो गया। तो राज्यसभा एक बार फिर रुकावट बनी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल को पास करने में। राज्यसभा के बारे में देखो और भी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म किया जाता है, जैसे हारे हुए नेताओं का अड्डा बन के रह जाता है राज्यसभा। जब कोई लीडर लोकसभा में नहीं जीत पाता तो उसे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा राज्यसभा में भेज दिया जाता है। एक क्रिटिसिज्म ये भी है, हमारे देश में राज्यसभा में सभी मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। जैसे यूपी की काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, हरियाणा में 5 सीट्स हैं, हर एक राज्य की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है राज्यसभा में, जबकि यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में सभी राज्यों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 है, 2 मेंबर्स अपर हाउस में। यूएसए में सभी प्रोविंसेस हैं, 50 जो प्रोविंस हैं वो भेजते हैं। लेकिन देखो राज्यसभा के पक्ष में काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे एक तो आर्गुमेंट राइटर ही दिए जाते हैं, हमारे देश में बिल पास हो जाने के बावजूद जुडिशियल रिव्यू काफ़ी रेयर होता है। तो फिर सेकंड चैम्बर जो है यानी अपर हाउस जो है वो एक चेक का काम करता है लोअर हाउस पर कि बिल्स जो हैं वो जल्दबाजी में ना पास हो जाएं। तो इसे आप हर्डल नहीं कह सकते, इसे आप रिव्यू कह सकते हो, ताकि ये इंश्योर करने के लिए बिल्स जल्दबाजी में ना पास हो पाए। अगर राज्यसभा नहीं होगी तो लोअर हाउस की मोनोपोली हो जाएगी। मान लीजिए किसी पार्टी की सरकार आ गई और वो पार्टी अपनी मनमानी करने लगी, क्योंकि उस पार्टी की सीट्स हैं इनफ, तो 5 साल तक तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बिल्स पास करवाती रहेगी फिर तो। लेकिन राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी नहीं होगी तो फिर मनमाने ढंग से वो पार्टी अपने बिल्स पास नहीं करवा सकेगी। राज्यसभा उस पर चेक इस्टेब्लिश करने का काम करेगी। दूसरा फायदा देखो एक बड़ा ये है डिबेट्स। राज्यसभा में काफ़ी हेल्दी डिबेट्स होती हैं, क्योंकि अपर हाउस में थोड़ा ज़्यादा सीनियर मेंबर्स होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स का जो लेवल है राज्यसभा में ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेरिजन टू लोकसभा। नेक्स्ट एडवांटेज ये है, अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगला जो पॉइंट है एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। बीजेपी के पास अभी 303 सीट्स हैं। नॉर्थ इंडिया में स्वीप किया था बीजेपी ने जब इलेक्शन हुए थे। साउथ इंडिया में कम सीट्स हासिल हुई थी बीजेपी को। कर्नाटक में तो हुई थी, उसके बाद तमिलनाडु की बात कीजिए, केरला की बात कीजिए, और तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश की बात कीजिए, यहाँ पे कम सीट्स प्राप्त हुई थी। अगर देखो राज्यसभा ना हो तो फिर तो इन स्टेट्स की यानी साउथ इंडिया की तो रिप्रेजेंटेशन ही ना हो पार्लियामेंट में। समझ गए ना? मतलब पूरे देश की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने का काम करती है राज्यसभा। लोकसभा में ऐसा हो सकता है कि देश के किसी हिस्से से ज़्यादा सीट्स प्राप्त हो जाएं रूलिंग पार्टी को, लेकिन राज्यसभा में तो रिप्रेजेंटेशन सभी स्टेट्स की होती ही है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में कहा जाता है हमारे देश में मिड 1970s से ही इमरजेंसी लगी थी 1975 में। उसके बाद से ही हमारे देश में लेजिस्लेटिव को ह्यूमिलिएट किया जाता रहा है। एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, जबकि लेजिस्लेटिव को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जब महामारी आई तो ब्रिटेन में देखो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से हर वेडनेसडे यानी हर बुधवार को क्वेश्चंस पूछे जाते थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, इवन पेंडेमिक के समय। और इंडिया से कंपेयर कीजिए, इवन पूरी महामारी के दौरान, महामारी अभी वैसे खत्म नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी महीनों तक, 7-8 महीनों तक तो हाउस कन्वीन ही नहीं हुआ, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिले ही नहीं, क्वेश्चंस पूछे जाना तो दूर की बात है। तो लेजिस्लेचर का रोल देखो अभी सिर्फ इतना रह गया कि नाम के लिए लेजिस्लेशन पास करवाना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वॉइस वोटिंग और अपर हाउस की डिसरेप्यूट से संबंधित। इसके बाद वैसे देखो आज हमें 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने थे, लेकिन अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है
तो सॉरी, जो बचे हुए 2 आर्टिकल्स हैं वो हम इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे. सॉरी. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.